तो अब क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो करना है जी, हमारे टॉपिक का नाम है जी इको। अब इको क्या, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था, तो अगर साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको सुनाई दे, जैसे यहाँ से एक बंदे ने वेव प्रोड्यूस की, ये जाके दीवार से टकराई और वापस आके दोबारा उसको सुनाई दे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। प्रॉब्लम जी, सो ये कहते हैं व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज ए टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, हम क्या करते हैं, हम क्लैप करते हैं, हम तालियां बजाते हैं या हम चीखते चिल्लाते हैं, ठीक है, नियर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी इनकासी सतह के करीब जाके, सच एज ए टॉल बिल्डिंग, जैसे एक ऊंची इमारत होगी या एक ऊंचा पहाड़ हो गया, वी हेयर द सेम साउंड, हमें दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है, अगेन ए लिटिल लेटर, लेकिन दोबारा से थोड़ा देर बाद, ठीक है। व्हाट कॉजेज दिस, इसकी क्या वजह है, इस चीज़ की क्या वजह है, इसका क्या सबब है। So this sound which we hear is called an echo and is a result of reflection of sound from the surface. ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं उसको आपने echo कहना है, लेकिन ये पैदा कैसे हुई, आपको दोबारा से क्यों सुनाई दे रही है, वो प्रोसेस जिसकी वजह से ये आवाज़ दोबारा से आपको सुनाई दे रही है, that process is known as echo. ये जो आवाज़ सुनाई, तो हम कहते हैं echo क्या जी, रिफ्लेक्टिंग, जो आपको दोबारा से दो अगेन आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, that is echo। दोबारा से बात कर लेते हैं echo क्या, ये इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है हमने। When a sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called the reflection of the sound waves, और this is called echo. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो अब बाकी काम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो कि आपकी इस आइडिया को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। For everyday sensory experience, reflection of sound. Sound is a part of our everyday sensory experience. So how is sound produced, propagated and detected? A good model is the stethoscope, used to listen to the sounds of heart and lungs. But how are these sounds heard? To understand this, we need to know what reflection of sound is. तो ये कैसे स्टेथोस्कोप अपना काम करता है। अब स्टेथोस्कोप के काम करने में जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साउंड की रिफ्लेक्शन को समझना है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन के क्या रूल्स हैं, उन चीज़ों में बात होगी। When sound travels through a medium, it strikes the surface of another medium and bounces back to the original medium. This phenomenon is called the reflection of sound, which obeys the reflection कि waves का किसी surface से टकरा के वापस आ जाना, reflection क्या है? The laws of reflection. The first law states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So this is the first law of the reflection कि जो angle of incidence है किसके बराबर होगा, angle of reflection के। So this is the angle of incidence, this is theta 1 and theta 2 is the angle of reflection. We can provide this by placing two tubes at certain angles on a wooden board. अब इस चीज़ को हमने कैसे समझना, ये अब हम लोग इसको वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, नहीं होते। If a clock is placed near the end of one of the tubes, we can hear the sound waves through the second tube by adjusting it to get the sound at its maximum. We can see that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states, मतलब जब आपको साउंड सुनाई देगी तो तभी सुनाई देगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। अब जैसे दूसरी ट्यूब को डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, तो आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी या वैनिश कर जाएगी। It's that the incident wave, the reflected wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तो ये दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का, दूसरा पोस्टुलेट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सारे एक ही प्लेन में, मतलब एक ही सरफेस के ऊपर होता है। समझ आया? Sound waves also suffer reflection from large obstacles. If we stand at a distance from a high wall and clap our hands, we can hear the same clapping sound after the dying out of the original sound. This is called an echo. समझ आया? थोड़ी देर बाद में वापस वो बात सुनेंगे। Therefore, for an echo to be heard, the time interval. अब ये सवाल पैदा होता है कि इको जो है उसको लिसन करने के लिए किन कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं कि अगर आपने वोट कास्ट करना अपने मुल्क में तो आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, एक कंडीशन है आपके ऊपर
समझ आ नहीं आया? आपने अगर किसी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉलेज में दाखिला लेना तो आपकी जो एजुकेशन वो मैट्रिक तक होनी चाहिए। तो ये क्या कंडीशंस है। सिमिलरली अगर आपने इको सुननी है, आप चाहते हैं आप इको सुने, तो फिर उसके लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, तो ज़रा गौर से सुन लीजिए। इसकी कुछ हमारी ही कुछ लिमिटेशंस है। अब हमारा ब्रेन जो है ना, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब आपके ब्रेन के ऊपर एक साउंड जो है उसका इंप्रेशन कितनी देर तक बाकी रहेगा, उसका इंप्रेशन कितनी देर तक बाकी रहेगा। मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे आपने कभी झूले लिए हों, तो एक बच्चा झूला ले रहा हो तो क्या दूसरा बैठ सकता है उसके ऊपर? नहीं ना, स्पेस नहीं है। समझ आया नहीं यार? इसी तरह जब हमारा ब्रेन किसी एक साउंड को प्रोसेस कर रहा है तो उस दौरान किसी दूसरी साउंड को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सो देयरफॉर क्या है, हमारे ब्रेन के ऊपर एक साउंड का जो इंप्रेशन है वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितनी देर तक? 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब 0.1 सेकेंड्स के दौरानिये में अगर कोई दूसरी साउंड हमारे कानों के साथ आकर टकराती है तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ आया ना? If we want to listen or if we want to listen the echo, क्या होना चाहिए कि जो आपने पहले साउंड प्रोड्यूस की है, जो इनिशियल साउंड है उसके, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके आने के दौरान जो टाइम का वक्फा है वो क्या होना चाहिए? 0.1 सेकेंड या 1 डेसी सेकेंड। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा। 10वें हिस्से तक ब्रेन जो है वो प्रोसेस करेगा। तो किसी भी साउंड का हमारे ब्रेन के ऊपर जो इंप्रेशन रहता है वो कितनी देर तक रहता है? 0.1 सेकंड्स तक। अब 0.1 सेकंड्स के बाद जो साउंड आएगी वो तो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर लेगा। उसी दौरान में जो साउंड आएगी उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो हम उसको फिर कहेंगे मैं वो इको नहीं सुनाई दे रही। अब जरा बात गौर से सुनिए, आपके पास टाइम है 0.1 सेकंड्स, टाइम है ना 0.1 सेकंड्स। अब आपको ये भी पता है कि जो साउंड है, जो आवाज है, उसकी स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि हमारे ब्रेन की लिमिटेशन ये है कि जो टाइम और प्रोसेसिंग है वेव जो कि साउंड वो हमारे पास 0.1 सेकंड है, और हमें स्पीड ऑफ साउंड भी पता है वो कितनी है, 340 मीटर्स पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब जो साउंड है वो किसी ऑब्स्टेकल से ही टकरा के वापस आएगी ना, तो अब हमें क्या करना है कि इस ऑब्स्टेकल से टकरा कर साउंड वापस आए तो कितना टाइम लगे? 0.1 सेकंड। समझ आया नहीं यार? तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये पता कर लेंगे कि 0.1 सेकंड में साउंड जो है उसको वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर हम उस डिस्टेंस पे खड़े होके क्लैपिंग करेंगे तो हमें इको सुनाई देगी। समझ आया ना? तो अब हमने ये वक्त जो है, ये वक्त इसको किसी जगह पे गुजारना है। ठीक है। जो वेव हमारे कान तक पहुंच रही है उसको इतने टाइम के बाद आना चाहिए। समझ आया नहीं यार? तो कंडीशन क्या, अब हम इसको क्या करेंगे कि जो दूसरी वेव वापस आ रही है उसको इतना टाइम लगेगा, वापस इतना टाइम चाहिए उसको वापस आने में, तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। समझ आया ना? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है s = vt and the time is 0.1 and the speed of the sound is this. So जो डिस्टेंस है वो 34 मीटर्स होना चाहिए। We want to listen the echo, the distance between you, ठीक है, आपके दरमियान में और जो ऑब्स्टेकल है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 34 मीटर्स। लेकिन मजे की बात ये है कि बच्चों देखो, ये तो यहां से यहां तक का 34 है और जाने में कितना टाइम लगे? 0.1 सेकंड। तो देखो अगर हम ये कहें कि 0.1 सेकंड में तो ये यहां से यहां पहुंचेगी, इसके बाद वापस आने में भी क्या लगेगा? 0.1 सेकंड, तो 0.2 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम ये कर लें कि ये 34 जो इसका हाफ कर लें, मतलब आधा टाइम जाने में वेव ले ले और आधा टाइम वापस आने में ले ले, तो टोटल कितना बना? 17 मीटर्स का फासला। समझ आया नहीं यार? कि जो ये टाइम है इसका हाफ जाने में लगे और हाफ आने में लगे, लेकिन इस टोटल टाइम में जो साउंड है वो 34 मीटर्स का फासला तय करती है। तो अगर हम किसी दीवार के सामने 17 मीटर के फासले पे खड़े हो जाएं, ठीक है, यहां पे हम खड़े हो जाएं, तो क्या होगा जी? अगर हम यहां पे खड़े हो जाएं तो साउंड जो है 17 मीटर्स जाने में और 17 मीटर आने में टोटल 34 मीटर कवर कर लेगी, और वो टाइम भी जो है वो गुजर जाएगा जो हमारे ब्रेन को एक साउंड को प्रोसेस करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो हमारे कानों तक पहुंचेगी, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर लेगा। अगर हम 35 पे खड़े हैं कितनी आएगी? क्यों नहीं आएगी? मतलब ज्यादा टाइम दे दिया ना हमने, थोड़ी देर बाद आएगी। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतनी आएगी लाजमी, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है, अब अगर 17 से आप कम कर देना
तो आपका ब्रेन पहले ही एक वेव को प्रोसेस कर रहा है, उतने में दूसरी पहुंच जाएगी, उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। अब समझ आया ना? 17 से ज्यादा हो जाए दैट्स गुड, 17 से कम हो जाएगा तो फिर वेव जब दिमाग तक पहुंचेगी तो क्या होगा, टाइम कम मिलेगा। अब ब्रेन तो पहले एक चीज को प्रोसेस कर रहा है, दूसरी को तो नहीं करेगा, तो आप लोगों को इको नहीं सुनाई देगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो देयरफॉर टू लिसन द इको यू विल हैव टू स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस 17, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी कर लो, और जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी अच्छी, उतनी देर बाद आपको इको सुनाई देगी। क्लियर हुआ? सो ये कुछ इसी चीज की बात हो रही थी यहाँ पे। Between two sounds must be 0.1 second. अब समझ आया कि जो दो साउंड्स हैं, एक तो ओरिजिनल साउंड और एक इको है, एक रिफ्लेक्टेड साउंड है। तो क्यों ऐसा क्यों है 0.1 सेकंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे ब्रेन की ये लिमिटेशन है, उसकी प्रोसेसिंग टाइम ये है, उसका जो आवाज का इंप्रेशन हमारे ब्रेन के ऊपर रहता है वो 0.1 सेकंड तक रहता है, उस दौरान को दूसरी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। क्लियर हुआ ना? तो ये वो कह रहे हैं, दोबारा से देख लेते हैं। Distance from a high sound. This is called an echo. Therefore, for an echo to be heard, the time interval between two sounds must be 0.1 seconds. As sound travels at a speed of 340 meters per second. समझ आया? अब जो साउंड है उसकी स्पीड क्या 340 मीटर्स पर सेकंड। तो इस दौरान में हमें, मतलब ओरिजिनल साउंड और इको के दरम्यान में हमें पता टाइम 0.1 सेकंड तो होना चाहिए, हमारे ब्रेन की लिमिटेशन है। तो इस दौरान जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो डिस्टेंस हमारी कंडीशन होगा ना फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। नहीं समझ आया? वो डिस्टेंस हमारे लिए कंडीशन है, हमें अपने ब्रेन की लिमिटेशन पता है। अब हम आवाज को उतनी देर बाहर रखेंगे कि वो मूव करती रहे और फिर वापस हम तक पहुंचे। There, the distance traveled by sound in 0.1 seconds is 34 meters. Therefore, to hear an echo, we need to stand at least 17 meters away from. At least 17 meters, 34 हो जाए that's best। ठीक है, 17 में क्या होगा, मतलब 17 जाते हुए 17 आते हुए 34 पूरा हो जाएगा, 0.1 सेकंड गुजर जाएगा, आपको इको सुनाई देना शुरू कर देगी। The wall. Now, what happens if there are 4 enclosed walls? अब क्या हुआ बच्चे, आपके चारों तरफ, क्योंकि साउंड तो अब ये तो नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करती है, सोर्स से साउंड ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड ऊपर भी जा रही है, लेफ्ट राइट ऑल डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर हुआ? तो अब ये जो साउंड अगर आपके आसपास 17 मीटर्स के फासले पे 4 वॉल्स, जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होता है, बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स में होता है, तो वहां आपको इको सुनाई देती है, एक आवाज के बाद दूसरी तीसरी। ठीक है, एक इको नहीं सुनाई देगी, एक से ज्यादा इको सुनाई देंगे। क्यों? एक इस दीवार से होगी, एक इस दीवार से होगी, एक उस दीवार से। समझ आया ना? That are less than 17 meters away. What we अगर डिस्टेंस 10 मीटर है, कम है उससे, तो अब क्या होगा, सुनो तो सही ना। अब क्या होगा, आवाज देखो जी, इधर से जाकर टकराई, टकरा के दूसरी आवाज से जाकर टकराएगी, फिर तीसरी से टकराएगी, तो टाइम बीतेगा नहीं बीतेगा? अब जरूरत नहीं कि एक साउंड आपके कान तक पहुंचेगी 0.1 सेकंड से पहले, तो कुछ साउंड जो है वो जो हो सकता है थोड़ा दूर जाकर टकराए, और वहां से बेकायदा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद आपको वो साउंड सुनाई दे। नहीं समझ आया? यहाँ से कि वहां टकराई, वहां से कि यहाँ टकराई, फिर आपके कान तक पहुंची, तो 17 मीटर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 34 मीटर्स के बाद वो आपके कान तक पहुंचेगी, तो इको की कंडीशंस पूरी हो चुकी होंगी। experience here is a reverberation that is due to multiple reflections of sound from the walls, roof and floor which follow so closely behind the original. And this process is called reverberation. अगर एक साउंड आ रही है सिंगल रिफ्लेक्शन क्या कहलाती है, इको। और अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आपको बार-बार आवाज, ऐसे ही होता है ना कभी-कभी, एक बंदे ने कहा अल्लाह 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 की आवाज सुनाई दे रही है, व्हाट इज दिस? अगर किसी बंदे ने स्पीकर पे कह दिया तो एक दफा उसने अल्लाह कहा तो वो बार-बार अल्लाह 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 आवाज आस्ते होती जाएगी। दैट इज व्हाट, दैट इज रिवर्बरेशन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और जो अगर आपके पास सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो क्या है? Sound that the original sound appears to be prolonged even when the source of the sound stops. ये क्या है? दिस इज रिवर्बरेशन। We can thus see that reverberation is the multiple reflections of sound waves, whereas echo is the single reflection. Single reflection of sound waves. So this is the difference between echo and reverberation. मतलब बोले the single reflection of the sound wave from an obstacle is called, that is called the echo, and the multiple reflection of the sound waves from an obstacle, that is called the reverberation. You will have to differentiate these two. Problem नहीं है? Reflection of sound waves. However, excessive reverberation makes the sound indistinct. अब ये क्या कह रहा है बच्चे, अगर रिवर्बरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, हॉल के अंदर एक बंदे ने एक लफ्ज कहा जी मैं
अब वो 2 मिनट तक ध्यान न छोड़े तो मैं के बाद भी तो सुनाई देगा ही नहीं ना। तो इससे क्या होगा, आवाज़ को डिस्टिंक्ट करना, अल्फाज को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इससे क्या होगा, हमारी बात दूसरे तक अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं होगी, ठीक है, पुरसुकून अंदाज में डिलीवर नहीं होगी। तो रिवर्बरेशन क्या करती है, फिर नॉइज पोल्यूशन भी कॉज करती है। ये हमारी बात को वाज़ेह अंदाज में दूसरे तक पहुंचने नहीं देती। क्लियर हुआ? However, excessive reverberation makes the sound indistinct, which can be a setback in auditoriums. This can be reduced by using sound-absorbing materials. अब बच्चे इसको कैसे हमने ओवरकम करना है? बाय साउंड, ये एकॉस्टिक्स की जो है ना वो एप्लीकेशंस हैं कि आपने साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज करने हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो क्या भी हमारा आगे टॉपिक आ रहा है, पहले सुन लो तो इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। Like ceilings made of soft and text. अब ये सॉफ्ट मटेरियल कलीन है आपका, सॉफ्ट मटेरियल है, तो याद रखना जो आवाज की रिफ्लेक्शन है ना ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। कितने फैक्टर्स पे? 2। नंबर 1 द रिजिडनेस ऑफ द सरफेस, के सरफेस सख्त है या नरम है। अगर सॉफ्ट है तो जो रिफ्लेक्शन है वो कम होती है, समझ आया ना। और अगर सरफेस हार्ड है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगी। फिर सरफेस स्मूथ है, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। सरफेस रफ है, कम रिफ्लेक्शन होगी। समझ आया ना। तो हमें ये समझ आ गई कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स है वो स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे और रिजिडनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है। 2 चीजों पे, रिजिडनेस एंड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे हमारी जो आवाज है उसकी रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? ये 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं किसको? इको को। अगर सरफेस सॉफ्ट हो तो फिर भी रिफ्लेक्शन क्या होती है? कम होती है, बहुत कम होती है, साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फिर ज्यादा होती है। और अगर सरफेस रफ हो तो फिर भी क्या होती है? रिफ्लेक्शन कम होती है, इको कम आती है। क्लियर हुआ? Materials and flooring made of acoustic tiles. अब ये ऐसे मटेरियल बनाना है, अकोस्टिक टाइल्स बनाई है जिससे आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है और क्या होता है, ये जो इको है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। रिवर्बरेशन के जो कॉजेज हैं उनको हम कम कर देते हैं। पता चलता रिफ्लेक्शन ही हो रही है ना, हम रिफ्लेक्शन को कम कर दें तो क्या होगा, रिवर्बरेशन भी कम हो जाएगी और इको भी कम हो जाएगी। Certain technologies make use of the multiple reflections of sound. To name a few, we have megaphones, hearing aids, soundboards, stethoscopes, and the curved ceiling of concert halls. समझ आया? ये दोबारा देखते हैं ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं। A setback in auditoriums. This can be reduced by using sound-absorbing materials like ceilings made of soft and textured materials and flooring made of acoustic tiles. ये बच्चे आपने एक यूज देख लिया कि हाउ टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन। फर्स्ट क्या, बाय यूजिंग द acoustic tiles, बाय यूजिंग द सॉफ्ट मटेरियल्स, ठीक है, और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को आप यूज करके जो इको है, जो रिवर्बरेशन है उसको कम कर सकते हो। Certain technologies make use of the multiple reflections of sound. To name a few, we have megaphones. और कुछ टेक्नोलॉजीज इको को यूज करती हैं। इको को, ये बैड नहीं है, कहीं कहीं हेल्पफुल भी है। इको को यूज करके आवाज को बढ़ाती हैं, ठीक है। जैसे आपका ये पहली बात क्या आ गया, स्पीकर आ गया। Multiple reflections of sound. To name a few, we have megaphones, hearing aids, soundboards, stethoscopes, and the curved ceiling of concert halls. अब ये जो उन्होंने सीलिंग कर्व की है ये बहुत हार्ड सरफेस पे लगा दी। जब यहाँ पे जो लेक्चरर बोलेगा उसकी साउंड ऊपर जाएगी, टकरा के पीछे वालों को भी सुनाई देगी। तो बाय मेकिंग द कर्व्ड रूफ ऑफ द ऑडिटोरियम ऑफ द लेक्चर हॉल, क्या होता है कि बच्चे साउंड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे के पूरे रूम में, जो पीछे बैठने वाले उनको भी आवाज पहुंचती है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग द कर्व सीलिंग या हार्ड सर, मतलब हम ये कर रहे हैं कि हम लोग जहां चाहते हैं इको प्रोड्यूस करवा लेते हैं और जहां चाहते हैं नहीं करवा सकते। कैसे पता किया हमने? हमें ये पता कि जो रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है सरफेस की 2 प्रॉपर्टीज पे, नंबर 1 सॉफ्टनेस पे या उसकी रिजिडनेस पे, या दूसरी चीज क्या, उसकी स्मूथनेस के ऊपर, ठीक है। Now, back to our stethoscope. The stethoscope picks up multiple reflections of sound from the patient's body. This causes the flat surface of the diaphragm to vibrate. Each wave bounces or reflects off the inside walls of the rubber tube. समझ आया? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो आवाज कम होती है। In this way, each wave in succession reaches the ear tips on the ends of the device and finally to the listener's eardrums, and the doctor interprets the sound he hears. Things to remember.
The property of तो ये आपको सारा कुछ दोबारा से रिकॉल कर समरी बनी है आपके कि क्या हमने पढ़ा गया। sound to bounce back from the surface on which it falls is known as the reflection of The bouncing back of sound waves after hitting a surface is All called reflection is sound. Echo is heard only if the minimum distance between the source of sound and the obstacle is 17 meters. क्लियर हो गया। Reverberation is multiple reflections of sound after the original sound is produced. The first law of reflection states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states that the incident wave, the reflected wave, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। सो ये बच्चे एक अच्छी वीडियो थी और हम जो है अप्रिशिएट करते हैं लोगों को जिन्होंने ये वीडियो बनाई इतनी कमाल किस्म की। सो रिवर्बरेशन की डेफिनेशन नीचे डाल दी है। मेरे ख्याल में आपको बताना नहीं पड़ेगा रिवर्बरेशन क्या, क्योंकि आप अंडरस्टैंड हो चुके हैं। सो रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर हियरिंग द डिस्टिंक्ट इको। कंडीशन उन्होंने बता दी 17 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन क्यों उस ये लिमिट। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड्स। जो आवाज़ का एहसास है हमारे दिमाग पर मौजूद रहता है 0.1 सेकंड्स के लिए। ठीक है, एक आवाज़ अगर आपके दिमाग पर परसिस्ट कर रही है, मौजूद है, तो उसका असर 0.1 सेकंड तक रहेगा। ठीक है, और उस दौरान कोई दूसरी आवाज़ आपके दिमाग पर असर नहीं कर सकती। क्लियर हुआ। सो ये हमारे दिमाग की लिमिटेशन थी। अब इसी टाइम को हम यूज़ करेंगे। तो कहते हैं टू हियर ए क्लियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन अवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम आवाज को कान में दाखिल तब करेंगे, ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुई है, अब वो टकरा के वापस आएगी, तो हम कहते हैं टकरा के वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड्स का दौरानिया लगना चाहिए। तो मतलब डिस्टेंस ही उसको कवर करेगा ना, बाहर रखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साउंड की स्पीड को यूज किया, इस टाइम को यूज किया, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो जरूरी है फॉर लिसनिंग द इको। तो इफ वी कंसीडर द स्पीड ऑफ लाइट टू बी 340 मीटर पर सेकंड at normal temperature in the air, we will hear the echo after 0.1 seconds. दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface, point of generation से reflecting surface तक का जो डिस्टेंस है 0.1 सेकंड में जो साउंड कवर करेगी, वो क्या होना चाहिए, हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट दिस। सोर्स से चलकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में और फिर वहां से टकराकर कानों तक वापस आने में जो वक्त लगे वो कितना लगे, 0.1 सेकंड। मतलब कितना डिस्टेंस होगा, फिर ये टाइम कितना लगेगा। लेकिन इस टाइम में मतलब सोर्स से निकलकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर वापस आने में कोई डिस्टेंस भी तो कवर होगा ना इस दौरान, इस वक्त के दौरान हमें स्पीड तो पता है। तो क्या किया ना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास डिस्टेंस 34 मीटर आ गया। ठीक है, 34 का हाफ मतलब हाफ जाने में हाफ आने में, तो कितना हो गया। The obstacle to the source of the sound must be half of this distance, that is 34 meters, जो इसका half, that is 17 meters. So echo may be heard more than once due to the successive multiple reflections, and that this process is called, or this is called the reverberation problem जी। ये सारा हो गया। ये echo की हमने वो फिगर देखी, वहां से हमने कॉपी की थी। So एक्टिविटी क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सूटेबल लेंथ, जो हमने उसी वीडियो में देखा था। एज शोन इन द फिगर वी कैन मेक द पाइप यूजिंग द चार्ट पेपर। आप ये पाइप चार्ट पेपर यूज करके भी बना सकते हो। अरेंज द पाइप्स ऑन द टेबल नियर ए वॉल, आपने अरेंज कर दिया उनको किसी वॉल के करीब। ठीक है, प्लेस ए क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन पाइप, आप किसी एक पाइप के ना ओपन एंड के करीब का करा दो। जैसे ये आपका एक पाइप था ना, इसके एक सिरे के करीब आपने एक क्लॉक रख दिया, दूसरे के करीब अपना कान लगा दिया। ठीक है, किसी एक के करीब रख दीजिए। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके उस पोजीशन पे लेके आना जहां पे आपको क्लॉक की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे। क्लियर हुआ जी। अब आपने यहाँ ऐसा करना है, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कौन सा। ठीक है, तो दोनों इंशाल्लाह क्या होंगे, सेम होंगे। कहते हैं नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मैंने बताया दे विल बी इक्वल। क्यों, रिफ्लेक्शन का पहला रूल ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अदरवाइज आपको रिफ्लेक्टेड वेव सुनाई नहीं देंगी।
आपका क्या रहेगा, लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली, आप इस पाइप को जो कि आपके कान के करीब है थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो क्या होगा, वर्टिकली अप टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो आवाज सही से नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल नहीं रखा, दे आर डिस्टर्ब, सो देयरफॉर आपको इक्वल सुनाई नहीं देगी, आवाज मदम होगी और होते होते आस्ता आस्ता हो जाएगी, वैनिश कर जाएगी। क्लियर हुआ? ये बच्चे लिखा हुआ है, द साउंड विल बिकम फेंट एंड विल वैनिश एट लास्ट। स्पीड ऑफ साउंड क्या है जी, इसको हमने कैसे डिटरमिन करना है बच्चे? देखो आपको ये पता है कि साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम भी ऐसा चाहिए जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हो। अब आप एक ऐसा मीडियम दे दे जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं कर सकते, क्या साउंड ट्रैवल करेगी वहां से? नहीं करेगी ना। सो देयरफॉर कहता है साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। मतलब साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल, पहले पॉइंट का लेवल हुआ भी है, साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स एंड दे कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा हुआ, कौन सा कोई ऐसा मीडियम है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट ना हो? 0 डिग्री केल्विन के ऊपर किसी चीज के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। नहीं समझ आया? जी। एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे कोई चीज आप पकड़ लें, 0 डिग्री केल्विन पे आप किसी चीज को भी ले जाएं, किसी मटेरियल को ले जाएं, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। समझ नहीं आया? आ गया भाई। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पे वाइब्रेशन। टेम्परेचर क्या, वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी। Kinetic अब 0 डिग्री केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। सो दैट मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट नहीं कर सकेंगे, तो फिर साउंड भी उसके अंदर से ट्रैवल नहीं करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस टेम्परेचर पे द नेचर ऑफ द मीडियम। अब आपको ये पता है कि पहली बात तो साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए। अब मजे की बात यह है कि साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। याद है कि सॉलिड्स के अंदर साउंड वेव्स बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं और लिक्विड में थोड़ा उससे कम। क्यों है? बताया था कि जो सॉलिड्स है उसके पार्टिकल्स वेरी वेरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। सो देयरफॉर उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस के मुकाबले में 15 टाइम्स ज्यादा है, 15 टाइम्स ज्यादा है। ये लिखा मैंने, ये फैक्ट्स लिखे हुए इसके ऊपर, ठीक है। और जो लिक्विड्स हैं उनमें 5 टाइम्स ज्यादा एज कंपेयर टू गैसेस। अब फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉलिड्स होंगे उनके पार्टिकल्स 15 टाइम्स ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू गैसेस, नहीं? हाँ जी। और जो लिक्विड्स होंगे उनके 5 टाइम्स ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू गैसेस। यही है ना, इससे फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये आ गया जी। तो पहली बात तो बच्चे आपको ये पता था, हमने पहले चैप्टर में भी कहा कि साउंड वेव्स की जो वेव्स की स्पीड है, मैकेनिकल वेव्स की स्पीड मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा ही है ना? तो मीडियम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है ना? तो ये लिखा हुआ, द नेचर ऑफ द मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन liquids is 5 times that in gases and speed of sound in solids is about 15 times in gases. Gases को हमने कब मान लिया कि वो हमारा स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर करके बताया कि लिक्विड्स में 5 टाइम्स ज्यादा गैसेस के मुकाबले में और सॉलिड्स में क्या 15 टाइम्स ज्यादा। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ आपने सादा अल्फाज में जवाब देना है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो इन सॉलिड्स ये सादा अल्फाज में डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। व्हेन द डिस्टेंसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, स्पीड इज वेरी वेरी लार्ज। याद है ना? तो इन दिस वे यू विल हैव टू राइट द आंसर्स। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यू विल हैव टू गिव द आंसर। मैंने सारा जवाब तो दे दिया आपको, सिर्फ आपने अल्फाज का थोड़ा नोट करना, लिखना सीखिए कि व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इज, ये सवाल यहाँ सिर्फ वाई लगा लो, यहाँ द स्पीड ऑफ साउंड यहाँ कर लो ना, यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों आपने रीजनिंग करनी है। वाई सादा सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की बात करके आपने सब कर देना, ठीक है ना। The speed of sound in air is affected by the changes in some physical condition. अब बच्चे, अब ये एक तो आपने कहा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब दूसरा क्या है जी? देखो मेरी बात सुनो। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को आप कितने तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हो? पहली बात, आप टेम्परेचर चेंज करो तो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। गर्म करने पे चीजें फैलती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। तो पहली बात, चेंजिंग टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी इफेक्टेड इन एयर। पहली चीज आप टेम्परेचर चेंज कर दो। दूसरा बच्चे आप प्रेशर चेंज करते हो, तब हवा के मॉलिक्यूल बढ़ा दो तो प्रेशर करीब है, तो बाय चेंजिंग का प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? नमी, ठीक है। अब जैसे ही हवा में नमी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स क्या, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होंगे उनको फिल कौन करेगा? वाटर। समझ आया ना? तो ह्यूमिडिटी भी चेंज करने से क्या होगा? जो स्पीड ऑफ साउंड है डिस्टर्ब होगी इन द एयर, प्रॉब्लम किसी। क्लियर हुआ ना? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो साउंड ज्यादा होगा, देखो ना, स्पेसेस फिल हो जाएंगी ना, हाँ ज्यादा होगी।
स्पेसेस फिल हो जाएंगे ना। क्या पार्टिकल्स के इंटरवल के लिए डिस्टेंसेस को हमने किसी तरीके से डिक्रीज करना है बस। क्लियर हुआ ना? तो ये है जी। तो आपसे कोई बंदा पूछे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स इन द एयर, फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, तो टेंपरेचर है, प्रेशर और क्या, ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 1 atm 1 atm मीन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है वो कितनी है जी, 343 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। तो फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड, ये तो हमने पहले चैप्टर में प्रूव किया था और आपको भी प्रूफ, सिर्फ एक आपने टाइम पीरियड की डेफिनेशन यूज करनी है। ठीक है ना? तो ये आप v इज इक्वल टू लैम्डा प्रूव कर सकते हो। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू आर एबल टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इफ यू नो द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में याद है कि ये क्या है, ये सोर्स डिपेंडेंट है, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। v is the speed of the frequency and lambda is the length। प्रॉब्लम किसी को, अब एग्जांपल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे तो बड़े इस चीज के माहिर होंगे, उन्होंने कहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, v इक्वल टू लैम्डा को यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ना, है ना? सो वी नो दैट, सॉल्यूशन डाल दिया बिकॉज डायरेक्ट डाल दो v इक्वल टू लैम्डा, तो वहां से आप किसके बराबर आ जाएगा, लिख देते हैं ना, v is equal to f lambda। So we want to find out lambda, so v by lambda will be equal to f। So what is v? That is 340 and lambda is 0.5। 0.5 mean 1 by 2, 2 पर जाकर मल्टी, this is 340 divided by 1 by 2, this 2 will be multiplied with this, the result will be 4 to the 8। ठीक है? क्या आएगा, क्या आएगा इसका, मीटर है ना, मीटर, अच्छा समझा, मीटर। ठीक है, समझ आया? हाजिर दिमाग रहा करो सारे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको। अब इको को यूज करके आपने स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम सारा कुछ देखेंगे। मतलब वीडियो से ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा ना, और हमें मशकूर होना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने वीडियो बनाई है। Echo. An echo is a reflection of sound arriving at the listener sometime after the direct sound. Typical example is the echo produced by the bottom of a well. अब मैं इसको अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूँ तो आई वाज लिसनिंग वन डे, मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था कि एक बहुत अच्छी आवाज वाले कारी साहब जो थे ना, वो कुएं के ऊपर जाके बैठे और कुएं के अंदर वो कुरान पढ़ रहे थे। एंड बिलीव मी, इतनी ब्यूटीफुल, एक वो पढ़ते थे फिर गूंज की आवाज बाहर आती थी, तो कमाल होता था। वेरी ब्यूटीफुल रिसाइटेशन, वेरी ब्यूटीफुल रिसाइटेशन, वो पढ़ रहे थे, कमाल था जी, कमाल था। सो ये आपको बता रहा। Echoes are produced by the reflections of sounds. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distant echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. If we take the speed of sound to be 344 meters, But it depends, ठीक है? If you are taking the speed, हमने 340 ली थी तो वो, but at normal temperature there is 343 approximately, so they are using the exact figures. per second at a given temperature. Say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second into 0.1 second is equal to 34.4 meter. Thus, for hearing distant echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of its distance, that is 17.2 meter. This distance will change with the temperature of air. Echoes must be heard more than once due to successive or multiple reflections. Echo method of determination of speed of sound. The echo method can be used for determining the speed of sound in air.
इको का मेथड हम यूज कर सकते हैं। बच्चे अब हमारी क्लैपिंग के कहेंगे और यहाँ पे वो एक जो है कैनन जो है वो बॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना क्या हो रहा है इसके अंदर। अब वो यहाँ से जैसे ही वो कैनन को चलाएंगे ना तो क्या होगा, एक धमाका होगा, ठीक है। वो साउंड ट्रेवल करेगी, जाकर दीवार से टकराएगी, आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना कितने, और फिर वापस आकर आपको सुनाई देगी। जब आपने जैसे ही उस कैनन बॉल को जो है वो फायर किया तो आपने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, और दोबारा जब आपको आवाज़ सुनाई दे आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना। आपने टाइम मेजर कर लिया, और ये टाइम जब आपको पता चल गया तो क्या डिस्टेंस भी आपके पास है और टाइम भी आपके पास है, ठीक है। एक दफ़ा नहीं करना, आपने कम से कम 3-4 दफ़ा करके रीडिंग्स लेनी है और फिर उनका एवरेज ले लेना, आपके पास स्पीड आ जाएगी। क्लियर हुआ? सुन देखिए, अब आपको फायदा होगा। A cannon is mounted and fired in front of a vertical cliff, which is at an appreciable distance d away. समझ आया? ये टाइम लगा, उन्होंने मेजर कर लिया, डिस्टेंस कितना था जी, d डिस्टेंस है। अब ये आपने मेजर करना है बाय द मेजरिंग टेप, ठीक है। किसी भी टूल से आपने डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, और ये टाइम आपने बस स्टॉप वॉच मेजर कर लिया, ठीक है। सो अब आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या, v = s/t। तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला यू विल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इको प्रोसेस From the cannon. When the cannon is fired, an observer. अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, क्या इस डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड करेंगे? सोचिए ना जरा यहाँ पे कि कैनन से जब आपने कैनन बॉल से फायर किया तो आपको इको सुनने में 33 सेकंड्स लगे। डिस्टेंस आपको पता है ये कितना डी है, तो आप इस डी को 33 सेकंड्स पे डिवाइड करेंगे। अब गौर से सुनिए, असल चीज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कौन है, साउंड है। वो यहाँ से चली यहाँ गई, जाते हुए डिस्टेंस डी कवर किया, फिर वापस आते हुए डिस्टेंस डी कवर किया, तो यू विल हैव टू डिवाइड 2d बाय दिस टाइम। समझ आया ना? दिस टाइम जो है, इस टाइम को आप जो आपका डिस्टेंस d नहीं बल्कि 2d को इस टाइम से आपने डिवाइड करना, अदरवाइज इस टाइम को फिर हाफ करो, ठीक है ना। तो देन d को डिवाइड करना। समझ आया ना कि एक जाने में टाइम कवर हुआ और दूसरा आने में, तो वो जो टाइम यूज हो रहा है, जो टाइम यूटिलाइज हुआ, वो क्या 2d के लिए है, नॉट फॉर d। क्योंकि आपने पहले वेव भेजी है, फिर आपने उसका एक तो उसका जाने में डिस्टेंस कवर है, एक वापस आने में, तो जाने का टाइम और है और आने का, तो दोनों को एडअप करेंगे 33 है, ठीक है। सो फॉर दिस यू विल हैव टू डिवाइड 2d बाय दिस टाइम। प्रॉब्लम, At the same place starts a stopwatch. स्टॉप वॉच आपने ऑन कर देनी जब कैनन बॉल को आपने फायर कर दिया। When he hears the echo after sound is reflected from the cliff, the stopwatch is stopped जैसे ही आपको इको सुनाई दे, आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर दो। and time t is noted. Sound travels from cannon to cliff and back. Total distance traveled by sound equals 2d. समझ आया ना कि साउंड ने ट्रेवल किया फ्रॉम कैनन टू द क्लिफ एंड बैक टू द ऑब्जर्वर। कैनन से क्लिफ तक और फिर वापस ऑब्जर्वर तक, तो 2d डिस्टेंस कवर किया, एंड टोटल टाइम इज यू हैव नोटेड डाउन फ्रॉम द स्टॉप वॉच, दैट इज 33 सेकंड्स। Time equals t seconds. Therefore, the speed of sound equals 2d upon t meters per second. प्रॉब्लम जी। सो ये मेथड था। अब ये जो सारा कुछ लिखा हुआ आप इसे पढ़ लीजिए कि यूज टेप to measure a distance of 50 meters from the wall। अब ये 50 या d डिस्टेंस होगा, मैं नहीं पता, इससे ज्यादा भी कर सकते हो आप। Now clap your hands in front of the wall at a distance of 50 meters and check if you can clearly hear an echo from the wall. Make sure the echo is not coming from any other wall in the area। पीछे के वॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। The time taken by the sound to travel 100 meters। हालांकि हमने डिस्टेंस 50 का रखा है, 100 कैसे हो गया? तो बिकॉज वी नो दैट जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, जो साउंड है उसको ऑब्जर्वर से क्लिफ तक या वॉल तक जाने में डिस्टेंस d लगा और वापस आने में डिस्टेंस d लगा। So by adding these two distance, the total distance will be 2d। So the formula for the speed you know that s/t होता है, your distance is 2d by the time जो कि आपने स्टॉप वॉच जाते हुए ऑन की थी और वापस, तो ये स्टॉप वॉच पे आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? So the time taken by the, to make sure that the echo is not coming from the other wall in the area, the time taken by the sound to travel 100 meters in the time difference between the clap and the echo। आपने क्लैपिंग की और फिर इको सुनी, तो जो टाइम इसके दौरान गुजरा या बीता,
आपने वो जो है वो रिकॉर्ड कर लेना बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच. नो रीस्टार्ट क्लैपिंग, दोबारा से कीजिए. एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप, काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हियर द इको ऑफ 10 क्लैप्स. अब बात समझ आई. आपने 10 पहली ताली बजाई नहीं यूं करके तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया. एक दूसरा बंदा साथ खड़ा कर दे, ठीक है. 10 तालियां बजानी है आपने, ठीक है. और उसके बाद जो सुनने वाला उसने 10 क्लैप्स की इको सुननी है. जैसे 10वीं आए स्टॉप वॉच पूरी हुई, स्टॉप वॉच आपको समझ आया नहीं यार. उसके बाद क्या करना उसने आगे बता रहे हैं आपको. तो काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड स्टॉप वॉच यू व्हेन यू हियर द इको ऑफ द 10 क्लैप्स. नो फाइंड द एवरेज टाइम फॉर द क्लैप्स. अब आपने क्या करना, 10 क्लैप्स का आपने एवरेज टाइम फाइंड करना, ठीक है जी. आफ्टर calculating the time interval t between the claps and using the formula s is equal to vt, we can calculate the speed of sound. ठीक है. यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो जो कि भी हमने वहां पे देख लिया. तो ये अब आपको उन्होंने बता दिया. कहता है फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन 1.5 सेकंड्स अर्लियर. रोशनी जो आपको नजर आई वो कब नजर आई? 1.5 सेकंड्स पहले नजर आई, ठीक है. और बाद में क्या हुआ, थंडर, फिर आपको उसकी आवाज भी सुनाई दी थंडर की या बिजली की. हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज अकर्ड. स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दी है, समझ आ नहीं यार. टाइम आपको दे दिया कि कितनी देर बाद आवाज आप तक पहुंची है, ये उसके आने का टाइम है. फ्लैश असल में रोशनी की रफ्तार तो बहुत ज्यादा है, ऐसे वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, समझ आया. और साउंड की स्पीड उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है. तो इसका मतलब जब साउंड वहां तक चली थी तो फ्लैश हुआ था, समझ आया. आप तक पहुंची तो 1.5 सेकंड में पहुंची. क्लियर हुआ नहीं हुआ. तो ये आपने टाइम नोट डाउन कर लिया. अब सिर्फ उसके आने का टाइम है, वो क्या 1.5, और स्पीड क्या है उसकी 322 मीटर पर सेकंड. सो उन्होंने कहा डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड आपने बताना बच्चे. समझे नहीं समझे? तो फार्मूला आपके हाथ में. B is equals to सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. सॉल्यूशन इज व्हाट, नो s इज इक्वल टू vt ना. अच्छा आपको ट्रायंगुलर फॉर्म भूल गए मेरे ख्याल में. मैंने कहा था सोनी टीवी याद रखना. If you want to calculate the distance, इस पे हाथ रख लें तो नीचे टीवी बन जाएगा. So s is equal to VT TV. This is 1.5 and the speed is 322 332 नहीं. हाँ 322 प्रॉब्लम किसी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा. प्रॉब्लम किसी. So now इन्होंने रिजल्ट कर 498 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपसे कौन क्लाउड जो है इतना करीब है, 0.5 किलोमीटर बन जाता है, आधा किलोमीटर करीब है.